नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 मई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स और एडिटोरियल दोनों के आर्टिकल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले ही सबसे पहले पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जिन लोगों ने मेरी ऐप डाउनलोड कर रखी, वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले करंट अफेयर्स की एनालिसिस में हम कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का वाटर डिस्प्यूट, जो कि वैसे तो 1950s से चल रहा है, लेकिन अभी 2014 में जब से तेलंगाना बना है उसके बाद से थोड़ा और शार्पन हो गया है। तो ये क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद भाई, ये यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करेगा, इसको लेके एक आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। फिर भाई, सेंसस डाटा को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है, क्यों सेंसस को प्रॉपर तरीके से इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्या इसके कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं, और सेंसस से रिलेटेड कुछ बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन। 168 अनकनेक्टेड बॉर्डर विलेजेस को विलेज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के थ्रू जोड़ा जाएगा। ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया, ओवरऑल क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर ये जो रोहिणी कमीशन है फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये क्या है, इसको क्यों बनाया गया, और ओवरऑल पिछले 2 साल का 2021 के बाद का कितना खर्चा हुआ इस रोहिणी कमीशन को ऊपर, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास कोई डाटा नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज है, इसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट देखें तो इंसाकॉग ओवरऑल अपना वीकली बुलेटिन 27 मार्च से नहीं निकाल रहा। इंसाकॉग क्या है, इंडियन सास्टियोटी जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इसका वीकली बुलेटिन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो करंट अफेयर्स के आर्टिकल हो गए। एडिटोरियल में डिसरिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये आर्टिकल लिखा है कैलाश गहलोत साहब ने, जो खुद दिल्ली के लॉ मिनिस्टर, अब दिल्ली के लॉ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है बीजेपी के अगेंस्ट बोलेंगे। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे आप वर्सेस बीजेपी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उन फैक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे ओवरऑल कैलाश गहलोत साहब बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में मदद जरूर कर सकते हैं। फिर पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स, ओवरऑल इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की बुराई से करते नजर आ रहे हैं राजीव भाटिया साहब। ब्रिक्स की भी बुराई कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी सारे इंटरनेशनल फोरम्स में ब्रिक्स के प्रति जो बाकी कंट्रीज का रुझान है, जो लोग ब्रिक्स की तरफ भाग रहे हैं मेंबरशिप लेने के लिए, इसके बारे में कुछ बोला है यहाँ पे ऑथर साहब ने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल है जो सेबी की फंक्शनिंग है, और ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी के ऊपर, उसको लेके सेबी ने क्या बोला, इसको लेके एक आर्टिकल। तो इतने आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। वीडियो पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया ओवरऑल पीडीएफ के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के एंगेजमेंट के लिए। आप मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग कोर्सेज जल्दी ही मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले यहां पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस आर्टिकल के बारे में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट। देखिए, ये जो कृष्णा नदी बहती है आपकी, और ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से निकलती है। पहले तो आंध्र प्रदेश जब तक यूनाइटेड था तब तक तो ठीक था, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर जो तेलंगाना का रीजन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अब दोनों अलग राज्य हो चुके हैं। ये दोनों लोग कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। 2014 में ये बंटवारा हुआ था, 2023 ऑलरेडी हो चुका है, 9 साल हो चुके हैं दोनों स्टेट्स को बने हुए, लेकिन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। बेसिकली ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट नवंबर 1956 से चल रहा है, जब आंध्र प्रदेश बना था। जब आंध्र प्रदेश बना था तो आंध्र प्रदेश के 4 सीनियर लीडर्स, जो कि आंध्रा के 4 अलग अलग इलाकों से आते थे, जिसमें तेलंगाना रीजन भी था, रायलसीमा रीजन भी था, इन्होंने एक जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन किया 20 फरवरी 1956 को। और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में यह बोला गया कि हाँ भाई, पानी के रिस्पेक्ट में, वाटर रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में तेलंगाना रीजन की जो भी जरूरतें हैं उसका हम ध्यान रखेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि ज्यादातर पानी की और इरिगेशन फैसिलिटीज जो अवेल करवाई गई वो आंध्रा रीजन में कराई गई, कहीं ना कहीं तेलंगाना रीजन की रिक्वायरमेंट्स को यहां पे इग्नोर किया गया। फिर बनता है 1969 में बचावत ट्राइब्यूनल, जिसको आप KWDT बोलते हो, ठीक है ना। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया टू सेटल डिस्प्यूट्स अराउंड वाटरशेड। तो मतलब कितना हद तक कृष्णा का पानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बटेगा, इसके लिए KWDT बनाया गया।
अब जब ये KWDT काम कर रहा था उस समय पे तेलंगाना में रहने वाले जो लोग थे और ओवरऑल तेलंगाना के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो लगातार आंध्र प्रदेश की सरकार के ऊपर और केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि उनके रीजन में भी लोकलाइज लेवल पे पानी पहुंचाइए। तो ये जो KWDT ट्राइब्यूनल था इसने 811 TMC फिट पानी एलोकेट किया आंध्र प्रदेश को। अब इस 811 में से कितना तेलंगाना रीजन के पास जाएगा, कितना बाहर के रीजन्स के पास जाएगा, इस बात को लेके आंध्र की सरकार ने डिस्कशन वगैरह किया और ये बोला गया कि आंध्रा में जो ये तेलंगाना रीजन है, ये मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, इसमें 512 टू 299 TMC फिट रेशियो पानी बटेगा। समझ गए बात को? मतलब ओवरऑल ये जो 811 वाला रेशियो, इस 811 में से 512 यूनिट्स जाएगा किसके पास? आंध्रा के पास। बचा 299 यूनिट्स जाएगा किसके पास? तेलंगाना के पास। तेलंगाना का बस यही इल्जाम है कि जो प्रॉमिस किया गया था उतना पानी उन्हें कभी नहीं मिला। अब ये जब सारे वाटर नेगोशिएशंस चल रहे थे तो बेसिकली तेलंगाना के इलाके में रहने वाले लोगों को जितना वाटर प्रॉमिस किया गया था, ओवरऑल KWDT जब ट्राइब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग्स कर रहा था, देखिए ऑफिशियली तो KWDT ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि तेलंगाना के रीजन में इतना पानी देना है, बट हाँ उसके डिस्कशंस के समय पे तेलंगाना रीजन का नाम जरूर आया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी बोला, कंबाइंड आंध्र प्रदेश की सरकार ने, कि हाँ भाई तेलंगाना रीजन को पानी दिया जाएगा, बट पानी दिया नहीं गया तेलंगाना रीजन को। इसलिए आप देखो तो 2014 में जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, उस समय तक तेलंगाना के रीजन में जो रहने वाले लोगों का डिस्कंटेंट था, जो गुस्सा था, उसकी एक मेन वजह ये पानी भी थी कि पानी के रिसोर्सेज उनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाए। अब आ जाते हैं आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पर। ठीक है भाई, जब ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया, इसने कोई रीजन वाइज पानी का एलोकेशन नहीं किया। ठीक है, तो इस एक्ट में पानी का एलोकेशन नहीं था, वो अलग बात है कि एक मीटिंग कन्वीन की गई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा 2015 में, और वहां पे दोनों राज्यों ने बोला कि ठीक है भाई, इंटरिम बेसिस पे 34:66 के प्रोपोर्शन में पानी बांट देते हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में। मतलब ओवरऑल कंबाइंड आंध्र प्रदेश के पास अगर 100 यूनिट्स ऑफ पानी जा रहा था, तो अब तेलंगाना के पास 34 यूनिट्स जाएगा और आंध्र प्रदेश के पास 66 यूनिट्स जाएगा। तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की मीटिंग में अभी के लिए इस एग्रीमेंट को तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों मान गए। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दोस्तों, तेलंगाना ने बोला है कि नहीं भाई 34 यूनिट्स नहीं, हमें तो 50:50 पानी चाहिए। हमारे यहाँ पे भी लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे पास भी लैंड इलाका कोई कम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 था, इसमें 2 बोर्ड जरूर बनाने की बात की गई थी। एक तो कृष्णा नदी के लिए कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, दूसरा गोदावरी नदी के लिए गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। तो अब की डेट में अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास, जो कंबाइंड आंध्र प्रदेश के पास अगर 100 यूनिट पानी है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार बोलती है कि भाई 66 यूनिट हमारा, 34 यूनिट तेलंगाना का। तेलंगाना बोल रहा है कि नहीं भाई, कोई 34 नहीं, हमें तो 50 यूनिट पानी चाहिए, 50% पानी चाहिए। और लगातार तेलंगाना अपोजिशन अपना यहां पे कर रहा है। अब तो ओवरऑल हुआ यह है कि जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है ना, इसकी मीटिंग में तेलंगाना ने काम करना मुश्किल कर दिया। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड में तेलंगाना बार बार बोल रहा है 50% पानी हमको दो। बोर्ड मेंबर्स इतना परेशान हो गए कि उन्होंने मैटर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को रेफर कर दिया कि भैया आप देखो, ये तेलंगाना वाले तो मान नहीं रहे पानी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, आंध्र प्रदेश वाले बोल रहे हैं 66 यूनिट हमारा है, ये बोल रहे हैं 50 यूनिट्स हमको दो तेलंगाना वाले। समझ बात है? इनफैक्ट कुछ बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे, बेसिन पैरामीटर्स के बेसिस पे तो तेलंगाना की सरकार ये बोल रही है कि 70% पानी इनका है 811 TMC फिट में। तो बेसिकली पानी को लेके यहां पे काफी तगड़ी बहस है। आंध्र प्रदेश का ये बोलना है कि भाई हम तो ओवरऑल जो बातचीत हुई थी 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सामने, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तेलंगाना का ये बोलना है कि भाई फ्लोराइड अफेक्टेड और ड्रॉट पूर्ण इलाका तेलंगाना के अंदर ज्यादा है, तो 50% पानी हमारा है, वैसे तो 70% हमारा है, चलो 50% ही दे दो। तो इस बात को लेकर केंद्र की सरकार ने क्या किया, तो केंद्र की सरकार 2 मीटिंग्स बुला चुकी है। यूनियन मिनिस्टर वहां पे बैठे थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैठे थे 2016-2020 में। कोई भी एग्रीमेंट अभी के लिए चॉकआउट नहीं हो पाया है। ये दोनों राज्य लगातार पानी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। कोई भी सेंट्रलाइज्ड अभी तक तो सॉल्यूशन नहीं निकला है, आगे आने वाले समय में निकलेगा, ये तो टाइम ही बता पाएगा। तो आई होप इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को आप समझ पाए हो। कावेरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड भी यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को मैटर रेफर हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या करती है वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। व्हाट इज EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म।
भैया हुआ यह है कि अभी रिसेंटली 10 मई को यूरोपियन कमीशन के जो को लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने साइन किया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसको एक लैंडमार्क टूल बोला जा रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर। ये क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स के ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल आप कह लो पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्लियरली एक कार्बन प्राइस पे करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी से कोई प्रोडक्ट बना रहा है और दूसरा पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जो कि पॉल्यूशन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो पॉल्यूशन करके प्रोडक्ट बनाने वाले को थोड़ा हर्जाना यहां पे भरना पड़ेगा, एक प्राइस यहां पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसको आप कार्बन टैक्स यहां पे बोल सकते हो। और यही चीज बोली जा रही है कि अगर कोई ईयू का मैन्युफैक्चर सामान देश के बाहर बनवाता है, नॉन ईयू कंट्रीज में बनवाता है और उसके बाद उसको ईयू के अंदर इंपोर्ट करता है, तो यहां पे जो ईयू वाली मेंबर कंट्रीज है ना, वो इस बात को चेक करेंगे कि जो इंपोर्टेड गुड है क्या वो ग्रीन टेक्नोलॉजी से बना है या फिर ओवरऑल उसमें कार्बन एमिशन हुआ है। और अगर कार्बन एमिशन हुआ है तो जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसको कुछ ना कुछ कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा कार्बन प्राइस पे करना पड़ेगा, कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर टेंशन हो गई है इंडिया जैसी कंट्रीज को, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, मोजाम्बिक जैसी कंट्रीज को प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि सिंपल बात है भाई, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ईयू की जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग वाली क्राइटेरिया है उसमें वो प्रोडक्ट सेट नहीं बैठेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सीबीएम का ये है कि कार्बन लीकेज को अवॉइड करना है। कार्बन लीकेज एक ऐसा फिनोमिना है जिसके चलते एक ईयू मैन्युफैक्चरर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन से सस्टेनेबल इंटेंसिव प्रोडक्शन तक जाए, मतलब सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से चीजों को प्रोड्यूस करे, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम से कम करे। तो ईयू मैन्युफैक्चरड जो प्रोडक्ट्स थे, जो कि अब क्या है, यूरोपियन यूनियन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग देखो कम है, यूरोपियन यूनियन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी कम है दोस्तों, रीजन भी उनके एनवायरमेंटल लॉस कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो इस कंटेक्स्ट में बाहर से लोग ओवरऑल कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बना के कहीं ईयू के अंदर इंपोर्ट ना कर लें, इसीलिए सीबीएम यहां पे लेके आया गया। तो बेसिकली एक नॉन ईयू प्रोड्यूसर जो कि कार्बन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर प्रोडक्शन करके ईयू में सामान भेज रहा है, उसके सामान के ऊपर एक अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी यहां पे लगा दी जाएगी। और इसके चलते नॉन ईयू कंट्रीज जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, एक तो किन सेक्टर्स में नुकसान होने वाला, तो सीमेंट सेक्टर में, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर सेक्टर, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन होता है दोस्तों वो ग्रीन प्रोडक्शन नहीं है, वो ज्यादातर आपका कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन ही है। ठीक है, 2021 में UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कंक्लूड किया था कि रशिया, चाइना, टर्की को अच्छा खासा नुकसान होगा अगर इस प्रकार का सीबीएम यूरोप में लग जाता है, और खासकर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका को भी होगा, और मोजाम्बिक वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जिसको ये एग्जाम होगा, जिसको ये नुकसान होगा। देखिए प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहां पे कंट्री वाइज भी डाटा देके रखा हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो जो 5 सेगमेंट्स की यहां पे बात की जा रही है, कौन कौन सी, जो स्टील और एल्यूमिनियम वाले, स्टील और एल्यूमिनियम वाले सेगमेंट में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट चाइना इंडिया करता है यूरोपियन यूनियन को। इंडिया का एक्सपोर्ट इन सेक्टर्स में 2% से कम है, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो यूयू में जाता है उसकी बात करी जाए अगर, लेकिन तब भी अगर आप देखो तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स था सीबीएम सेक्टर में इंडिया की तरफ से वो बढ़ने वाला था। अब इस सीबीएम के इंप्लीमेंटेशन के बाद चाइना से, इंडिया से जो भी एक कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर यूरोप में जाके बिकेंगे, उनके ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी पड़ेगी। अब इस बात को लेके ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन मार्केट में अनसस्टेनेबल हो सकते हैं, क्योंकि जापान जैसी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज भी इन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, तो वहां पे ग्रीन कंट्रोल लगा के ओवरऑल इस पर्टिकुलर मार्केट को इंडिया से छीना जा सकता है। और ऑब्वियस तो दोस्तों नेट शेल में आप इतना समझ सकते हो कि ये जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 2026 से प्ले में आएगा और शुरुआत में कुछ लिमिटेड सेक्टर्स के लिए प्ले में आएगा, और ये सेक्टर्स फेमस हैं कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर हो गया, एल्यूमिनियम सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, आयरन ओर का सेक्टर हो गया, इन सारे सेक्टर्स में हाइड्रोजन का सेक्टर हो गया, इन सारे सेक्टर्स में बहुत इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है, और ये जो इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है ये ज्यादातर बेसिकली कार्बन बेस्ड एनर्जी होती है। तो इसी कार्बन बेस्ड एनर्जी के प्रयोग को डिस्करेज करने के लिए ये सीबीएम लेके आया जा रहा है, ताकि वो लोग जो कि
कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको यहां पे डिस्करेज किया जाए और ग्रीन प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया इतने अर्जेंट स्केल पे ये नहीं कर सकता, चाइना भी ये नहीं कर सकता। इसी कंटेक्स्ट में इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज भी काउंटर इंपोर्ट टैरिफ लगा सकती हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर, और आगे आने वाले समय में इसका चाइना के रिस्पेक्ट में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे इंपैक्ट आ सकता है और इंडिया यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड रिलेशन है वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन से इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में क्या इंडिया कुछ बात कर रहा है? तो जी हां, बातें हो रही हैं। अगर आप देखो तो ईयू इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की रिसेंटली एक इनॉग्रल मीटिंग हुई, इसी महीने में हुई है। एक जॉइंट स्टेटमेंट यहां पे रिलीज किया गया जिसमें यह बोला कि हाँ भाई, कार्बन बॉर्डर मेजर्स को लेके इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में एक दूसरे के साथ जरूर इंगेज करेंगे, लेकिन इस इंगेजमेंट का कोई क्या प्रॉपर आउटकम निकलेगा? क्या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर इंडिया को कोई लीनियंसी दी जाएगी? ओवरऑल क्या इंडिया को एग्जेम्पशन दिया जाएगा? ये तो भाई आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आगे आते हैं, व्हाट काउंट्स इज सेल्डम काउंटेड, हाउ द सेंसस डाटा रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। देखिए 2021 का सेंसस अभी के लिए इंडेफिनिटली पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है ना भाई। अगर आप देखो तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे सेल्फ एन्यूमरेट जरूर किया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 2021 का जो सेंसस होने वाला था ना, ये पहला डिजिटल सेंसस था, समझ गए, मतलब पहला टू बी डिजिटल सेंसस था। इस पर्टिकुलर सेंसस के रिस्पेक्ट में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं पहले आपको दूंगा। पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल पर्सन्स इन द कंट्री और अ वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ अ कंट्री। तो बेसिकली पॉपुलेशन सेंसस है क्या? यहां पे डाटा को कंपाइल किया जाता है और ये डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल हर प्रकार का डाटा होता है। इंडिया के अंदर ये एक्सरसाइज हर 10 साल में होती है और बेसिकली इस सेंसस के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उससे सरकार ओवरऑल अपने डेवलपमेंटल प्लान, सोशल वेलफेयर प्लान को इंप्लीमेंट कर सकती है। इंडिया के अंदर पहला कंप्लीट सेंसस एक सिटी में कंडक्ट हुआ था 1830 में, डक्का सिटी में, हेनरी वॉल्टर के द्वारा, जिसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी बुलाया था। हालांकि मेनली इंडियन सेंसस का जनक लॉर्ड मायो को बताया जाता है। इंडिया के अंदर पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस इंडिया के अंदर कंडक्ट किया गया था 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के दौरान, और पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था 1881 में WC प्लोडन के द्वारा, जो कि सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के उस समय पे। अब आप बोलोगे सर ये सिंक्रोनस सेंसस और नॉन सिंक्रोनस सेंसस क्या है? तो भैया सिंक्रोनस सेंसस वो सेंसस है जो जब कंडक्ट होता है तो देश के सारे हिस्सों में पैरेलली कंडक्ट हो रहा होता है। जैसे 2021 का सेंसस जब भी कंडक्ट होगा पूरे देश में होगा, देश के हर राज्य में, हर शहर में ओवरऑल इस सेंसस की एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सिंक्रोनस सेंसस जो ओवरऑल पूरी कंट्री में एक समय पे पैरेलली कंडक्ट हो रहा है, नॉन सिंक्रोनस जो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। पॉपुलेशन सेंसस की बात की जाए तो इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ये पहली बार 2021 के सेंसस में डिजिटली एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यहां पे ओवरऑल जो कि इन्यूमरेटर के फॉर्म में इंस्टॉल्ड होगी, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाएगा। सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल यहां पे सारे सेंसस ऑफिसर्स को डायरेक्ट करेगा। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि सेंसस की एक्सरसाइज शुरू ही नहीं हुई है, इसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन करके रखा गया है। पहली बार 2021 के सेंसस में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और मेंबर्स की इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की जाएगी, बट सेंसस का एक्सरसाइज ही शुरू नहीं हुई। अब ये क्यों नहीं शुरू हुई, इसके बारे में यहां पे कुछ ओवरऑल इस आर्टिकल में बताया गया, देखते हैं। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भैया इंडिया इस समय पे डिबेट कर रहा है कि क्या कास्ट सेंसस होनी चाहिए इंडिया के अंदर। खास बात दोस्तों ये है कि यहां पे जब आप रेगुलर सेंसस ही कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो तो कास्ट सेंसस के ऊपर क्या ही बातें कर रहे हो। बहुत आयरोनिक बात है ये। अगर आप देखो तो कोविड-19 नॉर्म्स को फ्लाउट करके बड़े बड़े इलेक्शन रैलियां हो रही हैं, लोग बड़े तादाद में इलेक्शन रैलियों को अटेंड करने के लिए पहुंच भी रहे हैं, ठीक है ना, मास इवेंट्स हो रहे हैं, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस हो रहे हैं, और ऐसे समय पे डिकेडल सेंसस जो कि इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को आपने डिले कर रखा है। खास बात दोस्तों ये है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो डिजाइन है सेंसस का उसको इंप्रूव किया गया, और इस बार खासा कर ये डिजाइन इंप्रूव होना था। इस बार पहली बार हमारे सेंसस को डिजिटल मोड में होना था। तो डिजिटल सेंसस क्वालिटी को बढ़ाएगा, कवरेज को बढ़ाएगा और रिजल्ट्स बहुत तेजी से देगा, ठीक है ना भाई। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि आप सेंसस को कंडक्ट करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेंसस यहाँ पे कंडक्ट ही नहीं हो पा रहा। अनसर्टेनिटी तो है ही ना सेंसस में, अभी तक सेंसस की एक्सरसाइज शुरू तक नहीं हुई इंडिया में। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि सेंसस कंडक्ट करना जरूरी क्यों है। भाई देखिए सेंसस करता क्या है, सेंसस हमें पोटेंशियल देता है पॉलिसी मेकिंग में। बेसिकली सेंसस की एक्सरसाइज केवल पॉपुलेशन को काउंट करना नहीं है। सब लोगों को लगता है कि सेंसस कंडक्ट करवा के देश में कितनी आबादी है आप ये काउंट करते हो। जी नहीं दोस्तों,
अंडर यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ सेंसस डाटा पॉलिसी मेकिंग में एक फ्लॉ रहा है। क्या होता है, सेंसस डाटा के बेसिस पे ओवरऑल जब आप इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हो, आपको डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज और पैरामीटर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और उन डेवलपमेंटल पैरामीटर्स के आधार पर ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स में आप वेलफेयर मेजर्स को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। खास बात दोस्तों ये है कि बहुत छोटे स्केल पे बहुत सारी लार्ज स्केल सर्वेज भी कराई जाती है इंडिया के अंदर। तो जो लार्ज स्केल सर्वेज इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जाती हैं, जिसके बेसिस पे हमें अलग अलग गवर्नमेंटल स्कीम्स के लिए प्रॉपर पैरामीटर्स मिलते हैं, मेन चीज हमें यहां पे समझनी यह होगी कि सेंसस इन सारी स्मॉल स्केल सर्वेस का बेस बनाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि सर्वेस तो हम पीरियोडिकली कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन सेंसस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्यूमरेशन एक्सरसाइज है, उसके बारे में कोई बातचीत ही यहां पे नहीं हो रही है। तो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के डाटा को अल्टरनेटिव सर्वेस के थ्रू पब्लिक डोमेन में लेके आया जा रहा है, लेकिन सेंसस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था इन सर्वेस को डिजाइन करने के लिए, वो यहां पे मिसिंग है। तो टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बावजूद भी और कोरोना के खत्म होने के बावजूद भी सेंसस की एक्सरसाइज यहां पे शुरू नहीं हुई है। उसके बाद जब सेंसस मान लीजिए पुराने कंडक्ट होते भी हैं, तो भी उसके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमेशा जल्दी रिलीज नहीं किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ओवरऑल इस डाटा के रिलीज को रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट डाटा को रिलीज करती है अपने फेवर के हिसाब से। तो अगर सेंसस का कोई डाटा किसी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को अफेक्ट कर सकता है, तो वो डाटा रिलीज ही नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2011 सेंसस की बात करो, तो इसमें जो इंटरनल माइग्रेशन का डाटा था उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। वो तो जब 2017 में इकोनॉमिक सर्वे लेके आए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में, तब जाके डाटा ऑन इंटरनल माइग्रेशन 2011 का सेंसस का लोगों को पता चला। तो बेसिकली सेंसस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर इन्यूमरेट किया गया, इकट्ठा किया गया सारा का सारा डाटा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए एनालिसिस के लिए। जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा एनालिसिस के लिए, तब ओवरऑल इस डाटा का प्रॉपर तरीके से यूज होगा ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है ना भाई। तो ये जो सेंसस डाटा है, इसको मेनली डेमोग्राफर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये डेमोग्राफर्स आज की डेट में डाटा एनालिस्ट भी कहलाते हैं। ओके, अब खास बात दोस्तों ये है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ज्यादातर देश के लोग बस पॉपुलेशन की गिनती समझते हैं, बट ये पॉपुलेशन की गिनती नहीं है। पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल पैरामीटर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम इस पर्टिकुलर सेंसस से जान सकते हैं। पॉपुलेशन डायनेमिक्स किस प्रकार से काम करती है, केंद्र की सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का फोकस्ड इंटरवेंशन एरिया वाइज, ये सब आपको सेंसस के थ्रू पता चलता है। लेकिन ये सेंसस डिले हो रहा है ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस की वजह से। ये सेंसस की एफिशिएंसी घट रही है और पॉलिटिकली एजेंडा और यूजफुलनेस के हिसाब से इस सेंसस के डाटा को रिलीज किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। साइंटिफिक कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हमें इस पर्टिकुलर डाटा का एक्स्ट्रापोलेशन करके इंसाइटफुल फाइंडिंग्स पानी चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम सेंसस कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये चीजें आपको बताई जा रही है। फिर जो इंटर सेंसल और पोस्ट सेंसल इंफॉर्मेशन होती है, इसमें बहुत सारे इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन होते हैं। पॉजिटिव इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन भी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे सेंसस के रिस्पेक्ट में बताई जा रही हैं। ओके, अब देखिए रिसेंटली सेंसस के रिस्पेक्ट में दो चीजों पे जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो तो है सेक्स रेशियो, दूसरा है वर्क पार्टिसिपेशन, जिसमें से फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन पे आप ज्यादा ध्यान देते हो। और सेक्स रेशियो और खासकर जो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन है, इसके ऊपर कुछ अल्टरनेटिव आप कह लो पैन नेशन सर्वेज भी लेके आए गए। लेकिन अगर सेंसस के डाटा को आप इंटेलिजेंटली और सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करते हो, तो बेसिकली सर्वे बेस्ड डाटा सेट्स है ना, जिसमें बायस हो सकता है, एरर हो सकता है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं ओवरऑल होलिस्टिक सेंसस डाटा के आधार पर। ठीक है, सेंसस में इंफॉर्मेशन बेसिकली किस आधार पर इकट्ठी की जाती है, तो रेजिडेंस के आधार पर, एज, जेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजन। तो इस डिसएग्रीगेशन में दोस्तों कास्ट और रिलीजन पे कम ध्यान देके अगर इंडिविजुअल लेवल और हाउस होल्ड लेवल पे एट्रीब्यूट्स ऑफ डिसएग्रीगेशन जो कि इकोनॉमिक सेंस में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, उस पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम सेंसस को ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों। इंडिया के अंदर अलग अलग पार्टीज क्या कर रही हैं, वो बोल रही है कि भाई कास्ट सेंसस कंडक्ट करो। अरे भाई, कास्ट सेंसस कंडक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी कह क्यों रही है? आम आदमी के लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टीज का यह बोलना है कि अरे भाई कास्ट सेंसस कंडक्ट करो, अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट का नंबर बढ़ गया होगा तो हम यहां पे मोमेंटम चलाएंगे कि रिजर्वेशन बढ़ाओ, और जब हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल जाएगा। लेकिन ये कोई अप्रोच तो ही ना हो, ये तो बिल्कुल फर्जी अप्रोच हुई।
आपको सेंसस के डाटा का इस्तेमाल इस प्रकार से करना है कि लोगों की डेवलपमेंट पे काम करो। लोगों की डेवलपमेंट पे काम करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर यूनिट को सिर्फ कास्ट या रिलीजन के आधार पर आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर यूनिट को आधार करना चाहिए इस बात पे कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सिस्टमैटिक एडवर्सिटी को आप पॉइंट आउट कर सको। ये आप ज्योग्राफिकली पॉइंट आउट कर सकते हो, एक कम्युनिटी में पॉइंट आउट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे पॉइंट आउट करो तब तो आप क्लाइंटलिज्म करोगे, तब तो आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हो और उन स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल का वोट खींचने की कोशिश कर रहे हो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स में। फिर आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हो, फिर आप अपनी पॉलिटिकल आप कह लो अपॉर्चुनिज्म के लिए काम कर रहे हो। तो ये भाई गलत है। अच्छा, अगर हम रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे डाटा आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेंसस में एजुकेशन के बेसिस पे आप कैपेसिटी एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो, प्रोफेशन के बेसिस पे देख सकते हो, ओनरशिप ऑफ लैंड के बेसिस पे देख सकते हो, हाउस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो इन सारे डाटा का प्रयूज करके आप एक आइडिया तो एटलीस्ट लगा ही सकते हो कि हाँ भाई किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास कितने रिसोर्सेज हैं और क्या उसको कुछ नए रिसोर्सेज की जरूरत है। केवल कास्ट और रिलीजन के आधार पर लोगों की इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके आप जो पॉलिसीज बनाते हो, ऑब्वियसली बॉल है, उन पॉलिसीज में एक पॉलिटिकल टिंज नजर आता है, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नजर आता है, जो कि एक गलत अप्रोच है। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल, अमित शाह जी ने यहां पे बोला है कि स्पेशल एफर्ट्स यहां पे लिए जाएंगे टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी विद 168 अनकनेक्टेड बॉर्डर विलेजेस। और ये जो 168 अनकनेक्टेड बॉर्डर विलेजेस हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख में, बेसिकली आप कह सकते हो ये सबसे पिछड़े गांव होंगे जिनको वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले कवर किया जा रहा है। इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को 15 फरवरी को अप्रूव किया गया था। 2967 विलेजेस, 46 बॉर्डर ब्लास्ट, 19 डिस्ट्रिक्ट्स इन 4 स्टेट्स में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। 4 आप कह लीजिए ये अब 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ताकि इन पर्टिकुलर बॉर्डर विलेज से माइग्रेशन बंद ना हो, यहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराई जाए। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। यूनियन बजट 2022-23 में इसको अनाउंस किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, दस इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 2963 या 67 विलेजेस हैं, जिसमें से 663 पहले फेज में कवर किए जाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ग्राम पंचायत की हेल्प की जाएगी, लोकल लेवल पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए पैदा की जाएंगी। जो स्कीम है वो एड करेगा टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द इकोनॉमिक ड्राइवर्स बेस्ड ऑन लोकल, नेचुरल, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा, मतलब एक हब बनाया जाएगा और उसके छोटे छोटे स्पोक्स बनाए जाएंगे। हब से बेसिकली इन स्पोक्स के पास सप्लाईज जाएंगी। आगे, नो रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर पैनल ऑन ओबीसी कोटा फॉर 2 years। दोस्तों यहाँ पे जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि बनाया गया था सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सितंबर 2021 से ये अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहा है। समझिए, इस कमीशन को बनाया गया था 2017 में। कमीशन को बनाने का बेसिस क्या था? 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने रिकमेंड किया था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लासेस में कैटेगराइज करो। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है कि भैया ओबीसी के अंदर जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो कुछ कास्ट ज्यादा बेनिफिट ले जा रही हैं और कुछ कास्ट बिल्कुल ही पिछड़ी रह जा रही है। ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, जो कि जो लोग एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, जो ना इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं ना ही सोशली डिसएडवांटेज हैं, उनको ओबीसी का बेनिफिट मिला हुआ है, उस बेनिफिट के बेसिस पे रिजर्वेशन ले लेके वो कास्ट और ऊपर उठ रही है और बाकी कास्ट डिसएडवांटेज हो रही है। इसलिए आप ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन करो। ठीक है, अब इस कैटेगराइजेशन करने के लिए यहाँ पे रोहिणी कमीशन बनाया गया और रोहिणी कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे कि भाई इनइक्वालिटी को एग्जामिन करो, पैरामीटर्स डिजाइन करो, क्लासिफिकेशन करो और एरर्स को एलिमिनेट करो। तो ये तो बेसिकली मैंडेट था रोहिणी कमीशन का। ओके, तो 2017 में इसको बनाया गया फाइनली टू सब कैटेगराइज नियरली 3000 ओबीसी कास्ट ग्रुप्स। पहले तो इसको 12 हफ्ते दिए गए थे रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन अब तक 14 एक्सटेंशंस मिल चुके हैं इस रोहिणी कमीशन को। अब तक ये कमीशन काम कर रहा है और ऑब्वियसली बात है, देखिए एक्सटेंशंस यहां पे जस्टिफाइड हैं। जस्टिफाइड दोस्तों इसलिए हैं, रीजन बीइंग कि ओबीसी को सब कैटेगराइज करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। 3000 ओबीसी कास्ट ग्रुप्स हैं, उसमें कौन सा एडवांटेज्ड है, कौन सा डिसएडवांटेज्ड है। हर कास्ट ग्रुप के इकोनॉमिक डिसएडवांटेज और एडवांटेज को आपको एसेस करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो चीफ जस्टिस ऑफ
दिल्ली हाई कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस जी रोहिणी थे इसमें हेड। फिर इसमें जे के बजाज साहब हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज इसके मेंबर हैं। उसका डायरेक्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर है। जॉइंट सेक्रेटरी सोशल जस्टिस मिनिस्टर का इस पर्टिकुलर कमीशन का मतलब सेक्रेटरी है। तो ये कमीशन काम कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर कमीशन के खर्चे को लेके एक आरटीआई मारी गई और उसमें पूछा गया कि भाई कितना खर्चा हुआ इस पर्टिकुलर कमीशन के काम के ऊपर। तो ओवरऑल ये बताया गया कि 3,75,53,250 रुपए सैलरी और अलाउंसेस में गया है चेयरपर्सन और मेंबर्स के। फिर भाई 26,04,775 रुपए कंसल्टेंट्स की सैलरी में गया फ्रॉम अक्टूबर 17 टू अप्रैल 2023। फिर भाई अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफिस एक्सपेंडिचर में गया 7,20,000 रुपया फ्रॉम अक्टूबर 2017 टू अगस्त 2021। अगस्त 2021 के बाद गवर्नमेंट ऑफिस एक्सपेंडिचर का ओवरऑल अकाउंट अवेलेबल है नहीं, चूंकि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये खर्चा देख रहा था अक्टूबर 17 से अगस्त 21 तक, लेकिन उसके बाद खर्चा देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2021 के बाद के खर्चे को यह बोल दिया है कि हमने इसे मेंटेन नहीं किया। तो इसी बात को लेके यहां पे बवाल हो गया कि भाई 2021 के बाद का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर क्या है ओवरऑल इस पर्टिकुलर जस्टिस रोहिणी कमीशन का। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन क्या करता है, कब बना और ओवरऑल इसके बनने का लॉजिक क्या था, इसके मेंबर्स कौन कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने एक बार के लिए रिवाइज कर लिया। फिर आगे इंसाकॉग हैज नॉट पुट आउट वीकली बुलेटिन सिंस मार्च 27। तो भैया जेनोम सीक्वेंसिंग में कोविड-19 की इंडिया ढीला पड़ गया है, कुछ ऐसा इल्जाम यहां पे लगाया जा रहा है। इंडिया का जो SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम है, जो कि एक मल्टी लैब लेबोरेटरी है, मल्टी एजेंसी पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसका काम है कोविड सीक्वेंसिंग करने का और SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट ढूंढने का, ये अपनी वीकली बुलेटिन रिपोर्ट पब्लिश करती थी। लेकिन ये वीकली बुलेटिन रिपोर्ट ठीक तरीके से पब्लिश अब नहीं हो रही है। अगर दिसंबर 2022 का डाटा देखोगे तो उसमें 4 बुलेटिन रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, 5 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, हर हफ्ते पे रिलीज हो रही थी। लेकिन फरवरी 2023 में कोई बुलेटिन रिलीज नहीं हुआ। जनवरी में केवल 2 और 9 जनवरी को रिलीज हुआ, ठीक है ना। मार्च में 13, 20 और 27 को रिलीज हुआ। 27 के बाद अप्रैल मई में कोई भी बुलेटिन अब तक इंसाकॉग का रिलीज नहीं हुआ। तो जब इंसाकॉग का बुलेटिन रिलीज नहीं हुआ तो भैया यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया कि भाई आप इंसाकॉग का बुलेटिन क्यों नहीं रिलीज करवा रहे हैं। तो इन्होंने जवाब ये दिया है कि भाई चूंकि कोविड-19 के केसेस कम है तो कम सैंपल्स पहुंच रहे हैं इंसाकॉग की लेबोरेटरीज के पास, इसलिए यहां पे सीक्वेंसिंग भी कम हो रही है और कोई भी इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न रिसेंटली देखने को मिला नहीं है, इसलिए भी यहां पे हम सीक्वेंसिंग कम कर रहे हैं। जबकि ओवरऑल WHO का यह बोलना है कि भैया कोविड-19 से दूर मत रहो, ओवरऑल कोविड-19 अभी भी बहुत खतरनाक है। फिर सर्वेलेंस नेटवर्क के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इंटरनेशनल जो पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए, रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए, सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग सैंपल्स को पेरूज करने के लिए। तो बेसिकली इंसाकॉग इसका मेंबर है। अब इंसाकॉग अपने आप में ही ओवरऑल जेनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेगा तो हम इंटरनेशनल सर्वेलेंस नेटवर्क को क्या डाटा देंगे। तो इंसाकॉग की बात की जाए तो इसको ज्वाइंटली इनिशिएट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। 28 नेशनल लेबोरेटरीज का ये एक ग्रुप है। तो करंट अफेयर्स दोस्तों यहां पे खत्म होता है। अब हम जाते हैं ओवरऑल अपने एडिटोरियल्स के ऊपर। पहला आर्टिकल कैलाश गहलोत साहब का है। ये बीजेपी सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बात करने की पिछले 10 दिनों में हमें संविधान का इमेंसिपेशन और सब्जुगेशन दोनों देखने को मिला है। इमेंसिपेशन देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल और सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल दिल्ली की इलेक्टेड सरकार को दे दिया। और सब्जुगेशन कब देखने को मिला? जब ओवरऑल केंद्र की सरकार एक ऑर्डिनेंस के थ्रू दिल्ली की इस ताकत को छीनने की कोशिश कर रही है। तो कैलाश गहलोत साहब बता रहे हैं कि 2015 में पहली बार यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली का सरकार का जो कंट्रोल था सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। उसके बाद से जो ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी थी वो दिल्ली की सरकार इंश्योर नहीं कर पाई। केंद्र की सरकार ने रेगुलरली ऑफिशियल्स का ट्रांसफर किया। वो ऑफिशियल्स जो डिपार्टमेंट में सेट भी नहीं हो पा रहे थे उनको सेट होने से पहले ट्रांसफर कर दिया जाता था। कोई कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी नहीं थी गवर्नेंस में। जब भी ओवरऑल आम आदमी पार्टी के एमएलएस इन ब्यूरोक्रेट्स की कोई मीटिंग बुलाते थे, इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते थे, तो ये ब्यूरोक्रेट्स ओवरऑल इन मीटिंग को स्किप कर देते थे। किसी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं और आम आदमी पार्टी की सरकार कोई स्टेप्स ले नहीं पा रही थी इन ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट। रीजन भी सर्विस डिपार्टमेंट का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये कंट्रोल आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया, लेकिन अब ऑर्डिनेंस के थ्रू इस कंटेंट को वापस छीना जा रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सब्जुगेट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली सार था इस आर्टिकल का। ज्यादा डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत पॉलिटिकल आर्टिकल है। आगे बात करते हैं द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इन इस न्यू पाथवे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे?
मल्टीलैटरल जो ग्रुपिंग्स होती हैं इनको यहां पे क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं ऑथर कौन है भाई? राजीव भाटिया साहब, डिस्टिंग्विश फेलो हैं गेटवे हाउस और फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडिया के। इनका यह बोलना है कि कुछ मल्टीलैटरल ग्रुपिंग प्रॉस्पर तो करी शुरू में, फिर एकदम से गायब हो गई। जिससे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पहले बहुत चला, G77 बहुत चला कोल्ड वॉर एरा के समय पे, लेकिन आज की डेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस। फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क समिट, इसकी समिट 2014 में खत्म हो गई। पहले फिर भी थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था, अब तो बिल्कुल ही गायब है ये। ठीक है भाई। फिर अगर आप देखो तो एशियन आज की डे में रेलेवेंट जरूर दिखता है, लेकिन चाइना और म्यांमार को इस इशू को लेकर ओवरऑल चाइना इतना सपोर्ट कर रहा है कि एशियन की कुछ इफेक्टिविटी रह नहीं गई म्यांमार में। एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स काफी सही चल रहा है। ब्रिक्स आज की डेट में बहुत रिमार्केबल है और बहुत रेलेवेंट है और ब्रिक्स के बहुत सारे अचीवमेंट्स है, बट एक्चुअली में ब्रिक्स उतना भी इफेक्टिव नहीं है। कुछ ऐसा यहां पे ऑथर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद, गलवान क्लैश के बाद, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ओवरऑल इंडिया चाइना टाइज के खराब होने के बाद ब्रिक्स की ओवरऑल रेलेवेंसी भी यहां पे कम हुई है। ब्रिक कंसेप्ट किसने प्रोपोगेट किया था यहां पे? ये प्रोपोगेट किया था जिम ओ'नील ने। इसने बताया था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज मिल जाएं तो अपने आप में जबरदस्त काम कर देंगे। अब ब्रिक्स की एक अल्टरनेटिव की तरह इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने मिलकर बना लिया इब्सा 2003 में। चाइना इस इब्सा को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने और ब्राजील ने, साउथ अफ्रीका ने चाइना को ज्वाइन नहीं करने दिया। रीजन ये था कि इब्सा में जितनी भी कंट्रीज थी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी और चाइना एक टोटलिटेरियन स्टेट है। जब चाइना इब्सा ज्वाइन नहीं कर पाया, चाइना को चिढ़ मची, तो चाइना ने साउथ अफ्रीका को पपलू दिया कि तुम ब्रिक्स ज्वाइन कर लो, और फाइनली साउथ अफ्रीका यहां पे ब्रिक्स ज्वाइन कर लेता है। तो इब्सा की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। 2011 के बाद कोई मेजर समिट इब्सा नहीं कर पाया है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। हालांकि ब्रिक्स की अगर आप देखो तो पिछले 13 साल में 14 समिट हो चुकी हैं। तो ब्रिक्स जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन दोनों पे ध्यान देता है। ब्रिक्स की अगर आप बात करो तो एक नॉन वेस्टर्न व्यू पॉइंट यहां पे देता है। मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करने वाला आप कह लो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग ये नजर आती है कि ऐसी ग्रुपिंग जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी कम है। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ब्रिक्स बहुत कुछ कर चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का लॉन्च हुआ है, $32.8 बिलियन उधार बांटे गए हैं 96 प्रोजेक्ट्स में। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है किसी इकोनॉमिक डिफॉल्ट में, जिस प्रकार से IMF मदद करता है उस प्रकार से कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट मदद कर सकता है, ग्लोबल लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है ब्रिक्स। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है ब्रिक्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए 5 मेंबर कंट्रीज में, वगैरह वगैरह। तो भले ही इब्सा को स्किप करके साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में मिला लिया चाइना ने, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन और नॉन रेलेवेंसी यहां पे भी एग्जिस्ट करती है। अब ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका ये क्या चाहते हैं? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबरशिप चाहते हैं। तो ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका नेचुरली ये एक्सपेक्ट करेंगे बाकी 2 कंट्रीज रशिया, चाइना से कि तुम हमारी मदद करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, लेकिन कोई ऐसी मदद रशिया, चाइना की तरफ से आ नहीं रही। बेसिकली अपनी ताकत कोई दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहता, यह बहुत कॉमन फैक्ट है। तो ब्रिक्स का कम्युनिक लंबे लंबे जरूर छपते हैं, ओवरऑल दिख रहा है कि ब्रिक्स आपस में बहुत तगड़ा इंगेज कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक बैंक्रप्सी ब्रिक्स में एग्जिस्ट करती है। अब इस पर्टिकुलर सेंचुरी की बात की जाए तो पहला डिकेड और दूसरा डिकेड, यहां पे चाइना का एक ड्रामेटिक राइज देखने को मिला, उसके साथ साथ चाइना की मिलिट्री असर्टिवनेस में भी राइज देखने को मिला। फिर इस यूक्रेन के वॉर के चलते रशिया चाइना कोऑपरेशन देखने को मिला, साउथ अफ्रीका में इकोनॉमिक मलेस, ब्राजील में राइट पॉलिसीज वाला इशू। तो इन सब चीजों के चलते ओवरऑल अगर आप देखो तो ब्रिक्स वैसे तो नॉन रेलेवेंट है, लेकिन इस नॉन रेलेवेंट ग्रुपिंग में भी बहुत सारी कंट्रीज लाइन लगा के खड़ी हैं ज्वाइन करने के लिए। जी हां, 19 कंट्रीज ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए लालायित हैं। कौन कौन सी? लैटिन अमेरिका की 4 कंट्रीज अर्जेंटीना, निकारागुआ, मैक्सिको, उरुग्वे। अफ्रीका की 5 कंट्रीज नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सेनेगल, मोरक्को। एशिया की 10 कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर टर्की, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो क्या रीजन है कि भैया इतनी सारी कंट्रीज ओवरऑल यहां पे इंटरेस्टेड है ब्रिक्स ज्वाइन करने में? एक रीजन तो यह है दोस्तों कि चाइना इस समय पे यूएस का एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव की तरह पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। सबको लग रहा है कि चाइना के साथ इकोनॉमिकली इंगेज करने में फायदा है। एक वजह ये है क्योंकि इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो हमें पैसा वगैरह देके ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट में चाइना मदद कर सकता है। दूसरा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी पर्टिकुलर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग को अगर हम छोड़ देते हैं तो उससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी छूट जाती हैं, और जब ये अपॉर्चुनिटीज छूटती हैं तो उससे एक नोशन क्रिएट होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
तो ये नोशन भी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबर इंडिया नहीं बना तो कुछ लोगों ने इंडिया के रिस्पेक्ट से भी फोमो की बात की थी कि भाई इंडिया कहीं मिस आउट का फियर तो नहीं है। फिर अगर आप देखो तो इन कुछ कंट्रीज को लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरिया जैसी कंट्रीज जिनके ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज जिनके ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं, वो ये उनको ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग दूसरी तो उनको पार्ट बनाएगी नहीं, तो चलो भाई ब्रिक्स का ही पार्ट बन जाते हैं यहाँ पे। और दूसरा एंटी वेस्टर्न सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ की आवाज की तरह ब्रिक्स उभर के आ सकता है। तो इन सब वजहों से ओवरऑल ब्रिक्स की मेंबरशिप करना चाहती हैं बहुत सारी कंट्रीज। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा 23 और 24 अगस्त को। यहाँ पे इसके एक्सपेंशन और क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में बात होगी। फॉरेन मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की यहाँ पे ऑलरेडी मीटिंग होनी शुरू हो गई है। एक मेगा एक्सपेंशन प्लान है, 5 से 21 पे लेके जाएंगे मेंबरशिप को, यूनाइटेड नेशंस के एक अल्टरनेटिव की तरह इसको बनाएंगे। तो बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे प्लान है। G20 की मेंबरशिप से बड़ी हो जाएगी इसकी मेंबरशिप। अब ओवरऑल ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भाई देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज ओवरऑल इस एक्सपेंशन को सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, ये तो भाई देखो समय ही बता पाएगा। ठीक है, कंसेंसस से एक्सपेंशन हो सकता है, बट इस एक्सपेंशन से ग्राउंड लेवल पे किसको कितना बेनिफिट होगा ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही पता चलेगा। अब साउथ अफ्रीका में होने वाली है समिट ब्रिक्स की, और साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल रखा है व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। तो अगर रियल में मीटिंग होती है और व्लादिमीर पुतिन टेक्निकली साउथ अफ्रीका में जाते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से साउथ अफ्रीका को व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका के पास 2 ऑप्शन, अगर व्लादिमीर पुतिन रियल में आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में तो भैया आईसीसी छोड़ना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को, या तो मीटिंग आप डिजिटल मोड में करवा लो। ठीक है, तो ये कुछ और आपके लीगल इंपेडिमेंट्स हैं। अब इन लीगल इंपेडिमेंट्स में साउथ अफ्रीका किस प्रकार से डील करता है इस पे ये भी डिपेंड करेगा कि किस हद तक प्रो रशिया चाइना या फिर ब्रिक्स है साउथ अफ्रीका, या किस हद तक प्रो वेस्टर्न है साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई, फिर आगे सेबी के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 3 महीने का टाइम और दे दिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीशन में कुछ इश्यूज उठ के आ रहे हैं। जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी, इस 6 मेंबर की कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है यहाँ पे, इस रिकमेंडेशन के आधार पर अभी से लगने लगा है कि कुछ बहुत ज्यादा निकल के आने वाला नहीं है इस प्रोब रिपोर्ट में। हुआ यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी थी जिसके लीडर हैं, मतलब जिसके हेड है जस्टिस एम सापरे साहब, इन्होंने जब सेबी से सवाल पूछा तो सेबी ने बताया कि भैया देखिए दिसंबर 2022 तक 57 महीनों में 849 ऑटोमेटेड अलर्ट्स उभर के आए हैं स्टॉक मार्केट्स पे अलग अलग, और इन स्टॉक मार्केट्स पे ये जो अलर्ट है इसमें कोई मेजर अकाउंटिंग फ्रॉड अदानी में या किसी और पर्टिकुलर कंपनी में पता नहीं चल रहा, हालांकि हम अभी भी एनालिसिस कर रहे हैं। एक तो ये बात यहां पे बोलती है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी है यहां पे कि ओवरऑल अगर लेयर्स बनाई गई हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है कंपनी के द्वारा, तो यहां पे सबसे जरूरी ये है कि ओवरऑल एक बंदे ने कंपनी बनाई उसके नीचे एक 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 ने कंपनी बनाई, अब इसने अकाउंटिंग फ्रॉड किया तो इसका पैसा इसके पास गया, तो हमें ये बेनिफिशियरी दिख रहा है, पर एक्चुअल बेनिफिशियरी ये बैठा है ऊपर। अब इस एक्चुअल बेनिफिशियरी को पकड़ने के लिए ओवरऑल जो भी लीगल आप कह लो एवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल थे, उस लीगल एवेन्यूज को खुद सेबी ने खत्म कर दिया। अगर आप देखो तो 2019 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नॉर्म्स को ट्वीक किया था सेबी ने, और सेबी ने खुद ये बोला था कि भाई जो आपका इमीडिएट बेनिफिशियरी है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन सबमिट करो, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जितनी भी अलग अलग फर्म्स थे जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे स्टॉक में, उन्होंने ओवरऑल सिर्फ इमीडिएट बेनिफिशियरी बताया, अल्टीमेट बेनिफिशियरी बताया नहीं। अब एकदम से ओवरऑल जब स्टॉक मैनिपुलेशन का इल्जाम लगता है तो आप खड़े होकर ढूंढने लगते हो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। अब वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो सकता है इंडिया के अंदर जिसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हांगकांग के साथ किया हो, हांगकांग वाले ने मॉरिशस के साथ किया हो, मॉरिशस वाले ने लंदन के साथ किया हो, लंदन वाले ने न्यूयॉर्क के साथ किया हो। इतने मल्टीपल जुरिडिक्शन में आप करोगे कैसे इन्वेस्टिगेशन? अपने आप में ही वो एक बहुत टफ टास्क है। तो इस सेबी की इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 6 मेंबर कमेटी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत ज्यादा आप कह लो हॉलिस्टिक निकलने वाला, कॉम्प्रिहेंसिव निकलने वाला एंड में, इस बात को लेकर ऑथर को सीरियस डाउट्स हैं। अब वो तो बाकी टाइम में बताएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है। आई होप इस लेक्चर में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इन लेक्चर्स की पीडीएफ में रेगुलरली वहां पर अपलोड कर देता हूँ। गुड बाय।